मैं बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरी सुंदरता देखने वाला बहुत जल्दी मेरे जीवन से चला गया। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ रहने लगी। इस दौरान मेरे भाई की मुझ पर एक अजीब नजर पड़ गई। अचानक वह मुझसे ऐसी बातें करने लगा जो मुझे पसंद नहीं थीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, वह मेरे कमरे में आया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें अब किस चीज की जरूरत है। अब मुझ में अपने पति को देखो। ऐसा बोलकर उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और फिर दोस्तों, मैं पूनम इतनी कम उम्र में ही कई दुखद घटनाएं झेल चुकी हूं। अचानक मेरे पति का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। राजेश के जाने के बाद भी मैं अपने ससुराल में ही रही। अब मेरी उम्र 30 साल है। इतनी कम उम्र में मुझे अकेला पड़ना पड़ा। मेरे दुख के समय में मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया। उन्होंने कभी भी मुझे पराया महसूस नहीं कराया। अब 6 महीने पहले मेरे छोटे देवर की शादी हुई है और घर में छोटी बहू आई है। बहू का स्वभाव बहुत अच्छा था और मैं उसे घर के कामों में बहुत मदद करती थी। इस वजह से उसे मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले 6 महीनों में हम दोनों बहनों की तरह बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन सुनीता मेरे कमरे में आई। मुझे लगा कि वह रोज की तरह बातें करने आई होगी, लेकिन उस दिन आते ही उसने कहा, जाओ भाभी, जल्दी अपनी बैग भर लो। मेरे बड़े भाई की शादी है और तुम्हें भी 15 दिन के लिए मेरे मायके चलना है। सुनीता की मुझसे की गई इच्छा देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, सुनीता, तुम मुझे अपनी बहन की तरह समझती हो, यह मुझे पता है, लेकिन इस बार थोड़ा सोच समझकर चलो। तुम्हारे मायके में शुभ कार्य होने वाला है। ऐसे समय में मुझे वहां नहीं ले जाना। मेरे जैसे महिला के लिए वहां कोई शुभकामना नहीं होगी। मैंने सुनीता को बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। इससे मुझे भी अपने मायके में भाई की शादी में मदद करने को मिलेगा और तुम्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। सुनीता के 2 भाई थे। अब उसके बड़े भाई की शादी हो रही थी। मेरे सास ससुर ने भी मुझे सुनीता के साथ जाने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाहर लोगों के बीच रहने से तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सबके कहने पर मैंने सुनीता के साथ उसके मायके जाने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां सब लोग मुझसे हंसते हुए बात कर रहे थे। वहां सुनीता के मायके में किसी ने भी मुझे नकारात्मक तरीके से नहीं देखा। जैसे जैसे शाम होने लगी, घर में सबके चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगी। सबकी जुबां पर एक ही नाम था, विजय। विजय सुनीता का छोटा भाई था, जो बड़े भाई की शादी के लिए दिल्ली से आ रहा था। विजय दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और पिछले 1 साल से घर नहीं आया था, इसलिए सबको उससे मिलने का बहुत इंतजार था। शाम को 6 बजे घर के सामने एक गाड़ी आई और सब लोग विजय विजय कहते हुए बाहर भाग गए। सबका उत्साह देखकर मैं भी विजय को देखने गई। सुनीता की शादी में मैं किसी रिश्तेदार के आगे नहीं गई थी, क्योंकि मेरे पति के निधन को कुछ ही महीने हुए थे। उस समय मैंने उसकी शादी में बस नाम के लिए ही भाग लिया था, लेकिन अब सबका उत्साह देखकर मेरे मन में भी थोड़ी उत्सुकता थी। मैं विजय को देखने गई और उसे देखकर मुझे यकीन हुआ कि वह बहुत हैंडसम है। उसकी एंट्री किसी हीरो की तरह थी। विजय जितना मॉडर्न था, उतना ही वह संस्कारी भी था। जब उसने अपने माता पिता और बहन को देखा तो उसने उन्हें नमस्कार किया। घर के लोग उसके आने की खुशी में थे और उस समय उनकी नजर उसके सामान पर नहीं गई। जैसे ही सब अंदर चले गए, मैंने विजय के बैग्स अंदर लाने का सोचा। मुझे पता था कि वो किस कमरे में है, इसलिए सीधे उसकी कमरे में गई। जब मैंने उसके सामान रखे और कमरे से बाहर आने लगी, तभी विजय अंदर आया। उसे देखकर मैंने झिझकते हुए नीचे सिर झुका लिया और वहां से जाने लगी। लेकिन अचानक विजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ध्यान से देखने लगा। उसकी नजरों ने मुझे लजाते हुए खड़ा कर दिया। राजेश के जाने के बाद मैंने किसी भी पुरुष की ओर ठीक से नहीं देखा था। विजय मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, विजय, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सुनीता दीदी की बड़ी जौबाई हो ना? मैं तुम्हें शादी में एक बार देखा था। तुम्हें लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ बस 2 शब्द तो बोलो। घर में सब तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। क्या तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? मैंने कहा, तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। सुनीता की तरह तुम भी मेरे भाई हो, लेकिन अब मेरा हाथ छोड़ दो। कहीं कोई देख लिया
तो सब मुझे गलत समझेंगे। विजय ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन मुझे यह सब सही नहीं लग रहा था। उस दिन के बाद से मैं हमेशा विजय की नजरें अपने पर महसूस करती थी। अगले 2 दिनों में विजय मेरे पीछे मस्ती कर रहा था, लेकिन मैंने उससे एक शब्द भी नहीं बोला। 2 दिन बाद वह अपनी बहनों के साथ बाजार गया। सुनीता ने मुझे भी उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं गई। मेरे न जाना का मुख्य कारण था विजय। उसकी मस्ती थोड़ी अजीब लगती थी। जब वे सब शॉपिंग करके लौटे तो सब अपनी अपनी खरीदारी दूसरों को दिखाने लगे। मैं भी खुशी खुशी उनकी खरीदारी देख रही थी। मेरे लिए किसी ने कुछ लाने की उम्मीद नहीं थी। फिर मैं चाय और नाश्ता बनाने रसोई में गई। जब मैं किचन में गई तो विजय मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने पीछे से एक साड़ी निकालकर कहा, पूनम, यह साड़ी खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं पता था कि विजय जैसे मॉडर्न विचार वाले लड़के ने मेरे लिए साड़ी खरीदी होगी। मैंने कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नई शॉपिंग की जरूरत नहीं है। मैंने अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन अचानक विजय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। उस समय उसका हाथ सीधे मेरे कमर पर आ गया। उस स्पर्श से मेरा श्वास तेज हो गया। मैं कुछ बोलने वाली थी, तभी विजय ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, प्लीज, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाया हूं उसे नकार मत करना। ये शादी का घर है, यहाँ सब नट नटियों की तरह सजते हैं, और तुम सिंपल सी साड़ी में क्यों हो? तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी घोर रंग डार्क कलर पर और भी बढ़कर लगेगी। मुझे एक बार तुम्हें इस साड़ी में देखना है। प्लीज ना मत कहो। कहकर विजय ने मुझे मजबूरी से साड़ी दी और वहां से जाने लगा। जैसे ही वह जाने लगा, वह फिर से एक जगह पर ठहर गया। उसे फिर से रुका देख मैंने गुस्से से उसके तरफ देखा। मैं उसे डांटने वाली थी, लेकिन तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर पहना हुआ घड़ी मेरी साड़ी के पल्लू में अटक गया। उसे वहां से निकलने में काफी समय लग रहा था, तो मैंने आगे बढ़कर उसे निकालने की कोशिश की। उस समय मैं अपने पल्लू को छुड़ाते समय विजय की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। जब मैंने अपना पल्लू छोड़कर एक तरफ किया तो मेरी नजर विजय पर गई। वह मुझे थोड़ी अलग तरह से देख रहा था। मैंने उस पर ध्यान न देकर फिर से अपने काम में लग गई। मुझे नहीं पता था कि वह दीदी बोलकर मुझ पर इतना अधिकार जताने वाला है। उस रात अचानक वह अपनी बहन के कमरे में आ गया। सुनीता ने अपने कमरे को मेरे साथ शेयर किया था। हम दोनों बेड पर लेटकर गप्पे कर रही थीं। अचानक विजय हमारे कमरे में आ गया। वह सुनीता का भाई था, इसलिए सुनीता को उसका मजाक लग रही थी, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही थी। जैसे ही मैं उठने लगी, विजय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास लेटा दिया। सुनीता ने कहा, जाओ भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा भाई तुमसे बातचीत करने आया है और तुम भाग रही हो। ध्यान रखना, तुम मेरी बड़ी बहन हो। सुनीता की बात सुनकर मैंने वहां रुकना ठीक समझा, लेकिन विजय का व्यवहार कुछ अलग ही चल रहा था। जब सुनीता मुझसे बातें कर रही थी, विजय का हाथ बार बार मेरे शरीर पर आ रहा था। सुनीता तो बातें करने में व्यस्त थी और अपना मोबाइल चेक कर रही थी, इसलिए उसकी नजर विजय पर नहीं थी। अचानक विजय का हाथ मेरे पे पर आ गया और मैं एकदम चौंक गई। उसका स्पर्श अजीब था। वह एक तरफ मुझे बहन के रिश्ते से जोड़ना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ उसका व्यवहार कुछ अलग था। उसकी नाजायज हरकतों की वजह से मैं उठने लगी तो उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी जगह पर रोक लिया। वह अपनी बहन के सामने मुझे उस कमरे से बाहर जाने नहीं दे रहा था। तब मैंने अपने ऊपर चादर लपेट लिया और उसकी तरफ अपनी पीठ करके सोने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही हल्दी का दिन आया, नवरदेव को हल्दी लगाई जा रही थी और मेरे कानों में विजय की बातें सुनाई दी। वह अपनी बहन से पूछ रहा था कि भैया को क्यों हल्दी लगाई जाती है। उसकी बहन ने जवाब दिया कि हल्दी लगाने से रंग और भी उजला हो जाता है। बहन की बातें सुनकर विजय ने भी हल्दी लगाने की मांग शुरू कर दी, लेकिन कोई भी उसे हल्दी लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको वर की फोटो खींचवाने और रील बनाने का था। विजय के बढ़ते हट को देख सुनीता ने मेरी ओर हल्दी की थाली दे दी और कहा, तुम्हारे भाई को 2 अंगुल हल्दी लगाओ। हल्दी लगाने के लिए वह मुझे अपनी कमरे में ले गया। शुरुआत में मैंने उसके चेहरे पर हल्दी लगाई, फिर विजय बिना शर्ट के मेरे सामने आया।
उसने कहा, मुझे हर जगह हल्दी लगा कर दो ताकि मेरा रंग और भी उजला हो जाए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं उसे नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरी देरानी ने बहन के नाते मुझे विजय को हल्दी लगाने के लिए भेजा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसे हल्दी लगाने लगी। जैसे ही मेरे हाथ उसके शरीर पर फिरने लगे, मैं सोचने लगी कि यह सब कैसे हो रहा है। इसी दौरान मेरे मन में अजीब भावना उत्पन्न हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैं उसके हाथ पर अपना हाथ फेर रही थी, तब मैं अपनी कुछ सीमाएं भूलती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं उसे अपने पति के रूप में समझ रही हूं, लेकिन तभी मेरी आंखें खुली और मैंने विजय से दूर होना सही समझा। अगले दिन सुनीता के भाई की शादी भी हो गई। उस शादी में मेरे ससुराल के लोग भी आए थे। शादी पूरी होते ही मैंने ससुराल जाना शुरू किया। तब सुनीता ने मुझे फिर से रोका और कहा, भाभी, थोड़े दिन और मेरे लिए यहाँ रुक जाओ। जब सभी मेहमान चले जाएंगे तो सारा काम माँ और मेरे ऊपर आ जाएगा। तुम यहाँ रहोगी तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। सासू माँ ने भी कहा कि अपनी डेरानी की मदद करने के लिए और कुछ दिन रुको, इसलिए मुझे फिर से वहां रुकना पड़ा। शादी के दूसरे दिन सुनीता अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ देव दर्शन के लिए गई थी। वे सब 2 दिनों के लिए बाहर गए थे। इस दौरान मैं अकेले विजय के घर थी। सुनीता ने मुझे वहां क्यों रुकवाया था, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी असली जरूरत काम करने की थी। मैंने घर के कई काम पूरे कर लिए थे। उस दिन सुबह सुबह मैंने धीरे धीरे घर की सफाई करनी शुरू की थी। जब विजय सुबह 10 बजे सोकर उठा तो मैंने उसके लिए नाश्ता लाया। नाश्ता करते वक्त वह भी मुझे काम में मदद करने आया। अचानक मेरे पैर से फिसलकर मैं विजय के ऊपर गिर गई। उस वक्त उसे कमर में चोट लगी थी। मेरे कारण उसे काफी दर्द हुआ। मैं उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गई। उसके दर्द को देखकर मैंने उसे गर्म तेल से मालिश करने लगी। मेरी मालिश करने से उसे थोड़ा राहत मिली। जब मैं उसे मालिश कर रही थी, विजय चुपचाप सो गया। उसके दर्द के कारण मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वह जब तक सोता रहा, मैं उसके बिस्तर पर बैठी रही। अचानक कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी गोद में कोई सो रहा है। आंखें खोलकर देखा तो विजय मेरी गोद में लेटा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उसे झटपट अपनी ओर से हटाने की कोशिश की। मैंने कहा, विजय, यह क्या है? तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? कृपया मुझसे दूर हो जाओ, मुझे यह सही नहीं लग रहा। तब उसने कहा, पूनम, यह मेरे आभार व्यक्त करने का तरीका है। मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। मुझे यह समझ में आ गया था कि उसके दर्द में अब कमी आई है, लेकिन उसका यह व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे यह संदेह हो रहा था कि क्या उसने मेरे साथ मालिश करने के लिए सचमुच कोई नाटक किया था। मैंने उसे अपनी ओर से दूर किया और अपनी कमरे में चली गई। इससे पहले मैं सुबह से ही धूल में लिपटे कपड़ों में घर में घूम रही थी। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मैंने ताज़ा होने के लिए चेंज करने की सोची। मैं साड़ी पहन रही थी, तभी अचानक विजय मेरे कमरे में आ गया। मुझे चेंज करते देख वह अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। उसे देखते ही मैंने अपनी साड़ी को कसकर बांधा और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में साड़ी पहनना मुश्किल था, तो मैंने बाथरूम में रखे नाइट ड्रेस पहन लिया। जब मैं बाहर आई तब विजय उसी कमरे में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया। विजय ने कहा, पूनम, तुम तो इस नाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। उस समय विजय ने मुझे एक अलग नजर से देखना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मुझे उसकी नजर से डर लगने लगा, इसलिए मैंने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, विजय, अचानक तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? और तुम यहाँ मेरी सुंदरता की तारीफ करने आए हो या तुम्हारा कोई काम था? विजय ने कहा, काम तो कुछ नहीं था, मगर तुम्हें देखकर मैंने अपना काम भी भूल गया। पूनम, तू सच में बहुत सुंदर है। तुम्हारा इस सुंदरता का इस्तेमाल मैंने पिछले 2 साल से नहीं किया। उसके ऐसा बोलने पर मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उसे डांटा। मैंने कहा, तू क्या बड़बड़ कर रहा है? तुझे आखिर कहना क्या है? विजय मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझे भूख लगी है। अगर तुमने खाने का थाल बढ़ा दिया होता तो मेरी भूख मिट गई होती। तुम खाना परोसती हो या मैं अपनी भूख को किसी और तरीके से मिटाऊं? विजय की इन बातों पर मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, विजय, ये किस तरह की बात कर रहा है तू?
फिर एक बार सॉरी बोलकर वह अपने आप को संभालने लगा। मैंने उसे खाना परोसकर वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात विजय ने मेरे साथ वैसा कुछ किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात मेरे पति की याद में मैं बहुत रोई। मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। एक विधवा के लिए किसी को भी खुद का सामान समझना मुश्किल हो जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने विजय को 25 साल का समझा था, लेकिन वह थोड़ा बड़ा और शुरू से ही अलग था। विजय ने मेरे साथ जो नापसंद व्यवहार किया, उसके बाद भी मैं वहां से अपने ससुराल नहीं जा सकी। अगर मैं अचानक वहां चली जाती तो सभी मुझसे सवाल करने लगते। 2 दिन बाद सुनीता अपने पूरे परिवार के साथ देव दर्शन पर गई थी। जब वह वापस आई तो मैंने उसे धीरे से कहा कि अगले दिन सुबह सुबह हमें अपने ससुराल निकलना है। सुनीता ने इसकी मंजूरी दे दी। उस दिन रात को सुनीता ने मुझे अपनी भाभी के कमरे की सजावट के लिए वहां ले गई। मुझे सजावट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नई जोड़ी की शादी की पहली रात की सजावट सुनीता ने की थी। सजावट के बाद मैं कमरे में अकेले सफाई कर रही थी। अचानक एक नई नवरी अपने कमरे में आई और उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बोली, तू अपशकुनी लड़की, मेरी कमरे में क्या कर रही है? आज मेरी शादी की पहली रात है और तू मेरी चीजों को छूकर मेरे कमरे को अपवित्र कर रही है। तुझे लाज नहीं आ रही? उसके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय विजय उस कमरे में आया। जब उस नववधू ने मुंह पर हाथ उठाने की कोशिश की तो विजय ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली और कहा, भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम किसके साथ क्या बर्ताव कर रही हो? इसका तुम्हें ध्यान तो है ना? विजय ने मेरी वजह से अपनी भाभी से बहुत बेरुखी से बात की थी। उसकी बदतमीजी सुनकर नववधू बोली, विजय, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ा? शादी के दिन से मैं तुम्हें देख रही हूं। तुम इस विधवा को किस नजर से देख रहे थे, मैं सब जानती हूं। मुझे ऐसे लड़कों की बहुत अच्छी पहचान है। पूनम जैसी औरतें पिछले दरवाजे से आती हैं। तुम इस विधवा के लिए मेरे सामने इतनी बातें कर रहे हो, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि क्या वाकई विजय ने मुझे किसी और नजर से देखा है। उसके व्यवहार ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। उसकी भाभी की बातें सुनकर विजय ने उस पर जोर से चिल्लाया। उसने कहा, भाभी, अब मेरा अंत मत देखो, बेतुकी बातें मत करो। विजय की बढ़ती आवाज घर में सभी के कानों तक पहुंच गई। तभी सब लोग उस कमरे में आ पहुंचे। सभी के सामने नई नवरी बोलने से नहीं कतराई। उसने कहा, अब 2 दिन घर वालों ने तुम्हें इस लड़के के साथ समय बिताने की पूरी आजादी दी थी। तुम अपनी दीदी के साथ मौका भुनाते हुए नजर आ रही हो। इस पर विजय ने कहा, भाभी, सच में तुम शादीशुदा होते हुए भी बेइज्जत हो। पूनम तुमसे कई गुना ज्यादा संस्कारी है। वह तुम जैसी बेइज्जत नहीं है। और ध्यान रखो, अब से पूनम को बिना पति मत कहो। उसकी देखभाल करना उसका साथी अब भी जिंदा है। मैंने पूनम को अपनी जीवन साथी माना है। अब मैं उसकी हाँ की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कल रात विजय ने मेरे साथ जो कुछ किया था वह मेरे मन की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने जैसा था। उसने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करने की इच्छा भी जताई थी। इस विवाह के कारण घर में तनाव उत्पन्न हो गया था। सुनीता ने कहा, भाभी, विजय ने मुझे पहले ही बताया था कि उसे तुम पसंद हो। मैं अपने भाई का समर्थन करती हूँ क्योंकि उसकी पसंद बिल्कुल सही है। उसने एक अच्छी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में चुना है। इस पर मैंने कहा, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मन में सिर्फ राजेश है। मैं थोड़े छोटे लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ? सुनीता ने मुझे समझाने की कोशिश की। पूनम, प्रेम में उम्र का तो कोई मोल नहीं होता। अब देखो, भाभी की इतनी कम उम्र में शादी हुई, इसमें न तुम्हारी गलती है न उनकी। जिंदगी रुकने वाली नहीं है पूनम। मुझे लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अकेली रहोगी तो कोई न कोई पुरुष तुम पर बुरी नजर डालेगा। तुम हर पुरुष की बुरी नजर से खुद को नहीं बचा सकोगी। अगर तुम्हारे साथ कोई साथी होगा तो वह तुम्हें हर संकट से बचा लेगा। विजय तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है। जब से तुम घर में आई हो, विजय ने हमेशा तुम्हें हंसाने की कोशिश की है। वह हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसने कभी तुम्हारे ऊपर बुरी नजर नहीं डाली। जो मस्ती वो तुम्हारे साथ करता था वह उसके प्यार का ही इजहार था।
विजय ने अपने माता पिता को साफ साफ बता दिया था कि वह पूनम के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। जब मैंने हाँ कहा तो उसने अगले ही दिन मुझसे शादी कर ली। उसके बाद वह मुझे लेकर दिल्ली चला गया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने उसे फोन किया और कहा कि वे हमारे पास रहने आना चाहते हैं। उसके माता पिता ने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अपनी बड़ी बहू का समर्थन किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में बड़ी बहू ने अपने सास ससुर को अपने असली स्वभाव से परिचित करवा दिया और उन्होंने उनकी देखभाल करने से मना कर दिया। तब विजय के माता पिता हमारे पास आ गए। मैंने कभी उनका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने माता पिता की तरह ही संभालना शुरू कर दिया। आज मैं विजय के साथ सुखी जीवन जी रही हूँ। दोस्तों, सच्चे प्यार की न तो उम्र होती है और न ही रूप की। जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ साथी की कमी अपने आप ही खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी मालकिन मुझे अपने साथ सोने के लिए 4 करोड़ रुपए दे रही थी, पर मैं शादीशुदा था। लेकिन 4 करोड़ रुपए का नाम सुनकर मेरी नीयत थोड़ी डगमगा जरूर गई थी कि सिर्फ एक रात की ही तो बात थी। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी। सोने के लिए मैं सोच रहा था कि इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी काम करके नहीं कमा पाऊंगा। इसीलिए मैंने उनको हाँ कर दिया। जिस रात में मालकिन के साथ सोया, उस रात मालकिन ने पूरी रात मेरे साथ अपने घर में पूरी रात को सुकून से सो नहीं पाता था। हमारा छोटा सा घर था। मालकिन की कही हुई बात को अपनी पत्नी को कैसे बताऊं, ये समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में लेटे लेटे यही सब सोच रहा था। आंखें बंद करता तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आ रही थीं, और जब आंखें खोलता तो ऊपर लगा हुआ पंखा जो बेहद धीरे धीरे चल रहा था और जिसमें से आवाज आई ही थी, मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मेरे बराबर में ही मेरी पत्नी आराम से सो रही थी। गर्मी और पसीने से बेफिक्र होकर मुझे तो जैसे नींद नहीं आ रहा थी। अक्सर काम की थकान की वजह से मैं भी सो ही जाता था, लेकिन जब से मालकिन ने मुझे वह ऑफर दिया था, तब से मेरी तो नींद जैसे गायब हो गई थी। मुझे अपने घर की हर चीज में कुछ न कुछ कमी नजर आने लगी थी। मेरे पास सिर्फ 4 दिनों की मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। 4 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, और खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने उसके बदले में जो मुझसे मांगा था, वो एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं ये सब उनके साथ कैसे कर सकता था? पहले तो मैंने मालकिन की बातों को सुनकर मना कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ। जिस गरीबी में और मेरी पत्नी जी रहे थे, कई सालों से 4 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन आज तक भी मैं नहीं समझ पाया था कि मुझे क्या करना है। मालकिन से बात की और उन्हें कहा कि मुझे 4 दिन का और वक्त दे। वह मान गई। 4 दिन भी इसी तरह से निकल गए। मालकिन ने फिर मुझसे पूछा कि मैंने क्या सोचा है। मैं न जाने क्यों हाँ में सर हिला दिया और मैं घर लौट आया। मुझे लालच आ गया था उन पैसों का। अभी तक भी मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं की थी। क्या बोलता मैं उससे? फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके मैं उसे मना लूंगा। दिमाग में बस 4 करोड़ रुपए चल रहे थे। लग रहा था कि एक बार यह पैसा आ जाए तो हमारी कितनी परेशानी खत्म हो जाएगा। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपनी पत्नी के शौक पूरा करने के लिए कंपनी में नौकरी शुरू की। मैं कंपनी में काम करता था और वहां पर सुपरवाइजर था। वैसे तो वहां पहले भी काफी आदमी सुपरवाइजर का काम करते थे, लेकिन न जाने क्यों मालकिन मुझ पर बहुत मेहरबान थी और मेरे साथ हमेशा प्यार से ही पेश आती थी, जैसा उनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ था। मेरे साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं था। कई बार वह दूसरे लोगों पर गुस्सा भी हो जाती थी, पर मुझ पर वह कभी नाराज नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई गलती नहीं होती थी। जाने क्यों वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे नौकरी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 9 से 10 महीने का समय ही हुआ था, लेकिन इतने ही समय में उनका काफी ध्यान मुझ पर था। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोग जो वहां पर काम करते थे, वह भी हैरान थे। अक्सर लोग मुझसे यही कहते थे कि भाई हमें भी ऑफिस में ज्वाइन किए हुए 4 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन मालकिन ने आज तक हमारी तनख्वाह सिर्फ एक ही बार बढ़ाई है, वो भी इतना कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से उन्होंने तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा कौन सा काम करते हो कि मालकिन का तुम पर मुझे बखूबी समझ आ रहा था।
उतने में ही एक दूसरा आदमी कहने लगा, कहाँ कि अरे, मालकिन तो उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी मेहरबानी हो रही है, वरना इसको आता ही क्या है। हम लोग जितना काम करते हैं ये उसका आधा भी नहीं करता। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, मैं भी वही काम करता हूँ जो तुम करते हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं करता। मैं मालकिन के लिए मैं क्या करूं? अगर वह मुझे तुम लोगों से ऊपर रखती है तो अगर तुम लोगों को इतना बुरा लगता है तो तुम जाकर बात करो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं चिल्लाकर बोला था। फिर लोग वहां जमा हो गए थे। एक दो आदमी मुझसे बहस करने लगे। उतनी ही देर में मालकिन भी वहां पर आ गई और पूछने लगी कि क्या बात हो गई है जो आपस में लड़ रहे हो। न जाने मुझे क्या हुआ था। मैंने भी बेशर्मों की तरह उनको सारी बातें बता दी, उन आदमियों के बारे में भी बता दिया। वो उनके लिए इस तरह की बातें बोल रहे थे। वह आदमी उसके सामने नजरें झुकाए चुपचाप खड़े थे। वह कहने लगी कि इस कंपनी की मालकिन मैं हूँ, मेरी मर्जी में किसी को भी सैलरी बढ़ाओ, अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आज से ये जॉब छोड़कर चला जाए। आप लोग कौन होते हैं किसी के भी बारे में? उल्टा सीधा बोलने वाले किसने हक दिया है आप लोगों को बोलने का? मालकिन का इतना कहते ही बाकी आदमियों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। मालकिन कहने लगी कि आगे से मैं इस तरह की बातें न सुनो तो अच्छा होगा। मैं यहाँ पर काम करने आते हो तो काम किया करो। अगर मेरे कानों में अब से ऐसी बातें आई तो मैं उसे उस समय ही नौकरी से निकाल दूंगी। मैं तो सोच रहा था कि वो कितनी अच्छी इंसान है और मुझे बहुत सुकून भी था, लेकिन शायद मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बेहद हैरान रह गया था। एक दिन मेरी कंपनी की मालकिन ने कहा कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शाम का जब समय हुआ तो सब लोग अपने घर जा रहे, कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं अभी भी ऑफिस में था। इंतजार कर रहा था कि वह मुझे कब बुलाए, और उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया और वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था। मुझे बेहद घबराहट भी हो रही थी। उन्होंने मुझे अकेले क्यों बुलाया? क्या बात है? वह सुकून से अपने कैबिन में बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि मैम, मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम है तो आप मुझे जल्दी बता दीजिए। उन्होंने मुझे इस समय अंदर आने के लिए कहा और कहा, यहां बैठो, मुझे तुमसे जरूरी कुछ बात करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और बड़े ही बुझे हुए से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई है, मेरी पत्नी भी घर पर इंतजार कर रही होगी और इन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा। मैं चुपचाप बैठकर उनके मुंह की तरफ देख रहा था कि क्या कहने वाली है। कुछ देर तक उस कैबिन में बिल्कुल शांति रही। वह मुझे बेहद ध्यान से देख रही थी और मन मन मुस्कुरा रही थी। उनकी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाला था। उनकी अगली बात को सुनकर मैं हैरान रह गया था और वो कहने लगी कि अमन, तुम बेहद खूबसूरत हो, जवान भी जब मैं तुमको देखती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए थी मुझसे इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आपको कहने का मतलब क्या है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? मैंने उन्हें कहा कि मैम, मुझे देर हो रही है, मैं घर पर जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरे इंतजार कर रही होगी। मेरा इतना कहते ही उसके चेहरे का तो हाव भाव बदल गए। वह चुप हो गई। मेरी बात को सुनकर हैरानी से मुझे देखने लगी। कहने लगे कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। और वो बिल्कुल चुप हो गई। उसके कुछ देर बाद वो मुझसे पूछने लगे कि आपकी पत्नी क्या करती है? मैंने कहा कि मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ है। तो मेरी बातों को सुनकर उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं, और कहने लगी कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कल समय से आ जाना। काफी उदासी भरे अंदाज में ये सब बोल रही थी। मैं उठा और उठकर ऑफिस के बाहर निकल गया। मेरी पत्नी भी कंपनी में नौकरी करने के लिए बात की थी। अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, 2 साल हुआ था, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी और न ही हम अभी खुद चाहते थे, क्योंकि सच कहूं तो हमारी हैसियत नहीं थी एक बच्चे को पालने की। हम दोनों ही चाहते थे कि पहले हम अच्छे से मेहनत करके कुछ जोड़ लें, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचेंगे। जिस तरह की जिंदगी में
और मेरी पत्नी जी रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को भी वैसे ही जिंदगी जीना पड़े। अगले दिन में रोज की तरह अपनी नौकरी पर जाने लगा और समय से निकल जाया करता था। कुछ दिनों तक मालकिन खामोश थी। मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे फिर से कहा कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहती है और कहने लगी कि मैं मजबूर हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे। मैं जानती हूं कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी न लगे, लेकिन बस मैं एक बार आपसे बात कर लेना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। मुझे उनकी ऐसी बातें को समझ नहीं आ रहा था। आखिर में उनकी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करता था। मैं उनकी कैसे मदद कर सकता था? मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर मेरे दिमाग चकरा गया। वो मुझे कहीं कि वह मुझे अभी 4 करोड़ रुपए देंगी, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी बात माननी होगी। वो बात ऐसी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं बहुत आराम से मान जाता। पहले तो मैं सुनने के बाद ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे से सोच लो। उसके बाद जवाब देना में भी एक बार को सोच में पड़ गया, क्योंकि यह रकम तो वाकई बहुत बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था उसमें हमें पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बताता हूं और मैं उठकर उसके ऑफिस के बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि तुमने जितना समय मांगा है मुझे उतने समय के अंदर में ही जवाब दे देना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था और मुझे अपनी पत्नी से एक बार पूछना था। उसे तो पता नहीं था, उसके बिना इजाजत में यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। इतनी परेशानी में भी हम दोनों मियाँ बीबी ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया था। एक दूसरे को हमेशा समझे थे और एक साथ मिलकर ही अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो बात मुझे अपनी पत्नी से करनी थी वो छोटी बात तो नहीं थी। कहीं न कहीं मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात को सुनते ही मना कर देगी। सिर्फ 1% ही उम्मीद थी कि शायद वह मान जाए, हमारी गरीबी और हमारी लाचारी को देखकर, और मुझे समझने की कोशिश करें। अगर वह मेरी बात मान जाती है तो उससे बस कुछ महीनों के लिए ही तो उसे दूर रहना था। उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते और हमारी जिंदगी में पैसे होते। हमारी जिंदगी बेहद खुशहाल होती। लेकिन कुछ महीने भर पता नहीं वो माने या नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पूछो। कहीं वह गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दे। 1000 बातें मेरे मन में आ रही थीं। आखिर बात उसकी शायद इज्जत पर जो लगने वाली थी। कोई भी औरत इस तरह से अपनी इज्जत पर दाग लगाकर पैसा नहीं लेना चाहेगी। और पूरी रात मैंने बेहद बेचैनी से गुजारी थी। बस यही सोच रहा था कि कैसे बात करो। समय भी तो कम था, बात तो मुझे करनी ही थी। हमारी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा थे। जैसे तैसे महीने का गुजारा होता था। हम दोनों मेहनत इसीलिए कर रहे थे कि हम अपना घर खरीद पाएं। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपनी पत्नी से आज रात को बात करने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने उसकी पसंद का सारा खाना बनवाया। जब शाम को मैं घर आया तो बना हुआ पसंद का खाना देकर पत्नी के चेहरे पर अलग सी खुशी आ गई, लेकिन साथ ही परेशानी भी देखते हुए कहने लगी कि यह सब मत बनवाया करो। जानते हो ना कि कितनी महंगी है ये सब खाने की चीजें। हमारे हालात ये सब खाने के नहीं हैं। ये पैसे रहते तो हमारे अगले 7 दिन का खाना बन जाता। तुमने एक ही दिन में इतना सारा खाना अच्छा क्यों बनवा लिया है? मैंने कहा कि क्या हम पूरी जिंदगी बस यही सोचते रहेंगे कि कहाँ से पैसे बचे, कहाँ नहीं, क्या चीज खाएं और क्या ना खाएं। उसकी बातों को सुनकर मैंने कहा कि तुम जानती हो ना कि सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। अब हमारे नसीब लिए ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। मेहनत तो कर ही रहे हैं न। देखो शायद समय के साथ ही इन हालातों से बाहर आ जाए। तो मेरी पत्नी को कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम एक ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बातों को सुनकर उसने खाना साइड कर दिया। कहने लगी कि ऐसा कौन सा काम मिला है जिससे कि हम करोड़पति एक कुछ ही महीनों में बन जाएंगे। मैंने सारी बात बता दी। उसने बेहद और खामोशी से मेरी बात को सुना। उसको बताते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसके मन से बात लेने के लिए मैंने उससे कहा कि सोच रहा हूं कि कल मैं उन्हें जाकर मना कर दो, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा।
वह मेरी तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी कि तुमने तो मुझे भी मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहूं मैं तुम्हें, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालकिन ने तुम्हें देने के लिए कही है वह कई बहुत बड़ी है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दो। शायद वह भी मेरी ही तरह उलझन और परेशानी से गुजर रही थी जिसे अब तक मैं गुजर रहा था। उसको भी कुछ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उसके बाद वो मुझे कहीं कि ठीक है, तुम उनकी बात मान लो। मेरी मालकिन ने कहा था कि वह भी बेऔलाद है, उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत समय से मालिक बांझ हैं, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, पर हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। मालिकन और मालिक दोनों को एक बच्चे की इच्छा है। वह कह रहे थे कि वह चाहे तो वह बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती और अपना खून ही चाहती हैं। उन्हें खूबसूरत बच्चा चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि मैं भी बहुत ही खूबसूरत था। मालकिन ने उस दिन कहा था कि बस यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ा दी। मुझे सिर्फ बचा चाहिए और कुछ नहीं। अब क्योंकि तुम शादीशुदा हो, तुम परेशान मत हो। खुद से नहीं, डॉक्टर की मदद से तो मेरे बच्चे के बाप बन जाओगे। जिस समय में प्रेग्नेंट होगी उतने समय तुम्हें मेरे घर में हमेशा साथ रहना होगा, ताकि हम तुम्हारा चेहरा देख पाए और हमारा बच्चा एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो। बस यही चाहती हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी पत्नी इस बात से राजी हो गई थी। मालकिन को जाकर मैं अगले दिन हाँ कर दिया था और आगे का सारा काम शुरू हुआ और डॉक्टर की मदद से मालकिन प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मालकिन प्रेग्नेंट हुई उस दिन मालिक मुझे जाकर यहाँ से अपने घर लेकर आए। अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में ही रहना था और कोई भी मर्द किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी के साथ आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालकिन के प्रति भी मुझे देखकर अजीब से मुंह बनाया करते थे। उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बस मजबूरी थी। वह मुझे बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वह देख रहे थे कि मालकिन मेरा ध्यान रखती थी। मेरी खाने पीने से लेकर हर चीज का ध्यान वह रहती थी। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। मैं उसे बहुत कम मिल पाता था। मालकिन की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं मालिक मुझे अच्छा खाने को देता था, अच्छे अच्छे जगह घुमाने को ले जाता था, शॉपिंग करके घर आता था ताकि मालकिन का मन खुश रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो। बहुत ध्यान रखते थे। मैं उनकी दवाइयां से लेकर जूस, दूध, हर चीज का ध्यान में खुद रखता था। मैं भी वक्त गिन गिन कर गुजार रहा था, कब समय खत्म होगा और मैं अपनी पत्नी के पास वापस जा पाऊंगा। मैं जब भी अपनी पत्नी से मिलता था या उससे फोन पर बातें करता था तो वो अक्सर मुझे उदास दिखती थी, बहुत उदास रहती थी। कहती थी कि मैं तुम्हें हाँ कह दी, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा था कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसी किसी और औरत के पास नहीं देख पा रही हूं। मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे समय निकाल रही हूं। मैं उसे कहा कि बस कुछ समय की ही तो बात रह गई है। अब तक पर बर्दाश्त किया है तो आगे भी थोड़ा सा कर लो। तुम जानती हो ना कि उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, गाड़ी ले लेंगे। आए दिन की हमारे खाने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जानती हो ना कि मैंने यह सब कुछ क्यों किया है। और वो अक्सर कहा करती थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज मुझे बस तुम चाहिए। मैं नहीं रह पा रही हूं। तुम्हारे बिना काफी इंतजार करने के बाद वह समय भी आ गया। जब यह वक्त भी खत्म होने को आया था, मालकिन एक सुंदर और स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। बच्चा होने के साथ ही मैं उसके बच्चे को देखा और तुरंत अपनी पत्नी के पास आ गया। काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पत्नी को फोन करने की भी कोशिश की, पर उसने फोन नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस पड़ोस वालों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी जमीन पर गिरी हुई थी। मैं जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, वह इस दुनिया से जा चुकी थी। शायद मुझसे दूरी गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं जानता था कि वह किस हद तक परेशान हो चुकी है। वह दुनिया से चली गई थी। मैंने यूं ही रोते रोते कई दिन गुजार दिए और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपनी मालकिन के पास गया। सोचा उन्हीं के पास रह लूंगा। आखिर मैंने उन्हें बच्चा दिया है, उनके बच्चे का बाप हूं मैं। वह मेरी इतनी मदद तो कर ही सकती है।
मैं बेहद दुख हारे हुए मन से उनके घर पहुंचा। गेट पर खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि मालिकन अपने पति के साथ थी और वो बच्चे को अपनी गोद में उठाए उसे प्यार कर रही थी। अपने पति को भी उन्हें गले लगा रखा था। तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर में मालकिन की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे कहने लगी कि अरे, तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पास जाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने मुझसे उन पैसों का चेक भी नहीं लिया। कितनी हड़बड़ाहट में चले गए थे। उन्होंने मुझे 4 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने मेरे रोने का कारण पूछा था। मैंने बताया कि मेरी पत्नी मुझसे दूर होने के गम में इस दुनिया से ही चली गई। मैंने तो यह काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया। मैंने वो पैसे लेकर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक घर खरीद लिया और एक छोटी सी कंपनी भी खोली। कुछ ही महीनों में मेरा बिजनेस तरक्की करने लगा। कुछ सालों के बाद मेरी मुलाकात मेरी मालकिन से हुई। बिजनेस के सिलसिले में तो उस वक्त मालकिन मुझे पहचान नहीं। भाई, मैंने कहा कि आप ठीक तो हैं ना? तो वो मुझे बहुत चौंकर देखी और बोली कि कौन हो? मुझे मालकिन बहुत दुखी और कमजोर लग रही थी। मैंने कहा कि अमन हूँ, आपके कंपनी में काम करने वाला। यह सुनकर वो रो पड़ी और मुझसे लिपट गई और बोली कि मैंने बहुत ढूंढा, तुम्हें काहे नहीं मिले, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मालिकन ने ऐसी बातें बताई जिससे मैं हैरत में पड़ गया। मालिक अब इस दुनिया में नहीं थे। वो बच्चा उनका नहीं, किसी और का है। ये सोचकर उनको बीमारी हो गई थी और कुछ वक्त बाद वो मर गए। मालकिन को किसी के साथ की जरूरत थी। फिर मैं भी तो अकेला था। मेरी भी पत्नी मर गई थी। मुझे भी किसी का साथ चाहिए था। मैंने मालकिन से शादी कर ली और उस बच्चे को अपने माँ और बाप दोनों मिल गए। इंसान लालच करता है, उसको सीख मिलती जरूर है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।